Morning to everybody, class 11. So today we are going to read about the Industrial Revolution. It is the theme 9 from your book. Okay. So in this unit, basically we are having 3 chapters. Among them, it's the first one, the Industrial Revolution. So what about we are going to read in this chapter? Students, as you all know that today we are living in the world of modernization, or we can say we are living in the modern world. यानी हम कौन से वर्ल्ड में रह रहे हैं? मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं या आधुनिक दुनिया में रह रहे हैं. So have you ever thought, क्या कभी आपने सोचा है कि is this world was the same in the previous scenario, or we can say for long years ago? यानी कई सालों पहले भी क्या ये दुनिया ऐसी ही थी जैसी आज है? जितनी टेक्नोलॉजी आज है, जितने टेक्नो फ्रेंडली आज हम हैं, क्या इतनी टेक्नोलॉजी उस समय थी? ओके, तो आई मीन टू से हियर उस समय से उस समय से यहाँ पर क्या मीनिंग है, किस समय के बारे में बात कर रहा है? अबाउट विच पीरियड ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू टॉक? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पीरियड फ्रॉम 1700 AD टू 2000 AD. ओके, so student, it was the period when the modernization, or we can say the industrialization has been started in Britain, or in today's England. Actually England is a country, or we can say Britain was a country, or we can say an kingdom which was made up of 3 different countries: Scotland, Wales and England. Okay, so together all these countries were known as Great Britain or Britain. Now here students, as I told you, in this chapter we are going to read about the development that took place during the period from 1700 AD to 2000 AD. इन 400 सालों में दुनिया में क्या बदलाव हुए? बेसिकली वो कौन सा मेजर चेंज था जो वर्ल्ड में आया? सो दैट वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. ओके, वो था औद्योगिक क्रांति. So where does it took place firstly? ये औद्योगिक क्रांति और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले कहाँ पर हुआ? Can you give the answer if you know? So it was the country जिसका नाम था ब्रिटेन. ओके, so ब्रिटेन वो कंट्री था जहां पर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ. So in our next content we will also read about what were the factors behind these I mean to say behind the industrial revolution in Britain. के ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? which factors were responsible for this industrial revolution? यानी कौन से घटक या फैक्टर या कारक जो है इन हिंदी वो जो है रिस्पॉन्सिबल थे या जिम्मेदार थे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए. लेटर ऑन दिस रिवॉल्यूशन मूव टुवर्ड्स द जर्मनी एंड यूएसए. आई मीन टू से फर्स्टली सबसे पहले ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ने वर्ल्ड को लीड किया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के मामले में. ब्रिटेन में जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते थे, गुड्स होते थे, और इनके से हैंडीक्राफ्ट जो होता था, उसको जो है रिप्लेस किया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने, या मशीन्स ने, या वी कैन से कारखानों में, कल पुर्जों में, संयंत्रों में, मशीनों में. यानी गुड्स जो है वो वहां पर मशीनों के थ्रू प्रोड्यूस होने लगा, वी कैन से. ओके, सो इट वाज नोन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इसको जो है औद्योगिक क्रांति कहा गया. इट वाज ऑन अ लार्ज स्केल, ये एक बहुत बड़े स्तर पर हुआ था. अब जब हम कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, तो जब माल जो कि हाथ से बनता था, हैंडमेड होता था, हैंडीक्राफ्ट होता था, वो जब मशीनों से प्रोड्यूस किया जाने लगा, कारखानों में, इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाने लगा एक बहुत बड़े लेवल पर यूरोप में, स्पेशली फर्स्टली इन ब्रिटेन की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर, तो वहां पर न्यूमरस, और वी कैन से इन अ ह्यूज अमाउंट और इन एब्यूडेंट क्वांटिटी जो है मशीन मेड गुड्स, और वी कैन से गुड्स और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रीज जो है वो होना लगा. तो अब जब ये प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा अमाउंट में या क्वांटिटी में ब्रिटेन ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, तो अब उसे एक नए मार्केट की भी तलाश थी, क्योंकि ब्रिटेन इतना बड़ा कंट्री नहीं था कि वहां पर ये सारे गुड्स या प्रोडक्ट्स को जो है वहां पर खपाया जा सके, या वो इन सारे गुड्स को जो है कंज्यूम कर सके. तो इसके लिए उन्हें एक नया मार्केट भी चाहिए था. सो फॉर दिस दे मूव टुवर्ड्स द अदर कॉन्टिनेंट्स एंड सम अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आल्सो. ओके, at first student, which
industry or which industries came into existence in Britain? सबसे पहले ब्रिटेन में किन उद्योगों का अस्तित्व जो है प्रारंभ हुआ या कौन सी इंडस्ट्रीज जो है डेवलप हुई at a large scale? So they were coal and cotton textile industries in the first half of the 18th century and later on it was railways and ship. तो सबसे पहले ब्रिटेन में कोल इंडस्ट्रीज एंड देन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ये डेवलप हुई, उसके बाद जो है वहां पर रेलवेज और शिप्स का जो है वहां पर क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ और वी कैन से वहां पर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है स्ट्रांगली जो है मोशन की तरफ बढ़ाया, वो जो है मजबूत होने लगा। एक मतलब हम बोल सकते हैं वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ब्रिटेन में डेवलप हो चुका था। In the next part or we can say in the next era of industrial revolution of Britain. तो ये दो ऐसे सेक्टर थे जहां पर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर बड़े लेवल पर इंग्लैंड में या ब्रिटेन में देखने को मिला। ओके स्टूडेंट, इसके बाद और कौन कौन से इंडस्ट्रीज जो है ब्रिटेन में एस्टैब्लिश हुए या वर्ल्ड में कहां पर जो है ये इंडस्ट्री जो है आगे मूव फर्दर नेक्स्ट गई या किन देशों में ये सेम जो है आई मीन टू से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है मूव ऑन किया। ओके, अच्छा यहाँ पर एक बात और है कि पहले आज हम देख रहे हैं सर, अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ कि 1780 से लेकर 1850 तक, यानी कि ये जो पीरियड रहा 70 इयर्स का ब्रिटेन में, वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। तो सर आज अमेरिका या यूएसए जो है वो वर्ल्ड का पावरफुल कंट्री है, या हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो हम बोल सकते हैं कि रिच जो कंट्री होता है उनमें उसका नाम है, उसने ब्रिटेन को डिफीट कर दिया। तो ब्रिटेन को इसी एरा में ड्यूरिंग दिस एरा ऑफ पीरियड ही वो जो है पीछे रह चुका था। ठीक है, बात मतलब पहले तो उसने लीड किया 73 अप्रोक्सीमेटली कंट्रीज को उसने अपनी कॉलोनी बनाया। लेटर ऑन जो है अमेरिका और जर्मनी में इलेक्ट्रिफिकेशन और कुछ ऐसे इन्वेंशन हुए थे, स्टीम इंजन और जिनकी वजह से जर्मनी और यूएसए ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के मैटर में या कंसर्न में जो है ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। तो वो कौन कौन से रीजंस थे we will also read, and then we will also read about the impacts on the society of this revolution. इस रिवॉल्यूशन के ब्रिटेन की सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट हुए, कौन कौन से we can say what kinds of social changes occurred in Britain. ब्रिटेन में कौन कौन से सामाजिक बदलाव हुए, what were the conditions of the laborers, मजदूरों की क्या स्थिति थी, and who were the rulers and what kind of political policies and industrial policies were run by the government or the ruler of the Britain. Okay student, so now we will move with the help of our book. So student, basically ये जो टर्म है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये कोई तो पर्सन होगा, कोई तो ऐसी पर्सनालिटी होगी या इंटेलेक्चुअलिटी होगा जिसने इस वर्ड का ओरिजिन किया, यानी इसको डेवलप किया या इसको ढूंढा। ओके, so it was he was scholars like George मिचेलेट इन फ्रांस एंड फ्रेडरिक एंगल्स इन जर्मनी, ये दो ऐसे पर्सन थे, यूरोपियन स्कॉलर्स थे, यानी यूरोप के विद्वान थे, जिन्होंने इस टर्म या इस टर्मिनोलॉजी या ये जो वर्ड है पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसको डेवलप किया या इसको उन्होंने कोइन किया। ओके, इट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश बाय द फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट अर्नोल्ड टॉयनबी। तो अर्नोल्ड टॉयनबी ने इसको सबसे पहले, जो कि फिलोसोफर भी थे और इकोनॉमिस्ट भी थे, कहां से थे ये, इंग्लिश यानी अंग्रेज थे, ब्रिटेन से, इन्होंने जो है इसको डिस्क्राइब किया द चेंजेस दैट ऑकर्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिटवीन 1760 टू 1820, यानी 1760 से लेकर तो 1820 तक जो भी इंडस्ट्रियल चेंजेस हुए ब्रिटेन में, उनको जो है ये अर्नोल्ड टॉयनबी जो कि एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट और स्कॉलर थे, इन्होंने इस टर्म को यूज किया ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ उसको डिफाइन करने के लिए। लेटर ऑन क्या होता है, these dates coincided with those of the reign of George III, यानी जब ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था या 1760 टू 1820, ये जो टाइम पीरियड ब्रिटेन का था या एरा जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उस समय वहां पर जॉर्ज III जो थे, जॉर्ज III जो थे वो रूल कर रहे थे ब्रिटेन में। These dates coincided with those of the reign of George III, on which Toynbee was giving a series of lectures at Oxford University। और ये जो टॉयनबी जो थे, जो कि एक इंग्लिश स्कॉलर और इकोनॉमिस्ट और हम बोल सकते हैं कि एक जो है क्या थे, फिलोसोफर थे, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि वर्ल्ड की जानी मानी यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की, ठीक है, वहां पर जो है ये लेक्चर्स दे रहे थे उस समय, यानी लेक्चरर थे
ठीक है, गिविंग अ सीरीज ऑफ लेक्चरर्स एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हिज लेक्चर्स वर पब्लिश्ड इन 1884 आफ्टर हिज अनटिमली डेथ। इनकी डेथ के बाद इनके लेक्चर पब्लिश किए, एक बुक में इनको पब्लिश किया गया। उस बुक का नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पर व्याख्या नाम से एक बुक जो है बनी, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स। लेटर हिस्टोरियंस, इसके बाद कुछ और हिस्टोरियंस भी आए जिन्होंने इंग्लैंड की इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को डिफाइन किया अपने अपने अकॉर्डिंग। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ब्रिटेन ही क्यों, व्हाई ब्रिटेन। द नेक्स्ट कंटेंट इज व्हाई ब्रिटेन, कि ब्रिटेन में ही क्यों रिवॉल्यूशन हुआ, ओके, और विच फैक्टर्स बिहाइंड दिस मेजर इवोल्यूशन और वी कैन से रिवॉल्यूशन। ये जो मेजर डेवलपमेंट या इवोल्यूशन या रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, ये जो चेंज था, रिफॉर्म था, ये ब्रिटेन में ही क्यों हुआ सर, वर्ल्ड के किसी अदर कंट्री में, इंडिया में क्यों नहीं हुआ? ओके, सो लेट्स रीड टू गेट द आंसर। नाउ ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटेन दुनिया का वो पहला देश था जहां पर मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। It had been politically stable since the 17th century। अब देखिए ब्रिटेन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब से थी, 17th सेंचुरी से जो है वहां पर क्या आ गई थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी राजनीतिक स्थिरता थी। वहां पर पॉलिटिकल पावर को लेकर जो है कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं थे, या यू बोल सकते हैं लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। वहां पर एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल था जो उस कंट्री को रूल कर रहा था। तो आप देखिए अगर कोई भी कंट्री डेवलप होना चाहता है या किसी भी तरह के जो है तरक्की को करना चाहता है इन एनी फील्ड और स्फीयर, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मीनिंग हो गया कि जो डिसीजन मेकर है, जो डिसीजन लेने वाले हैं, उनमें जो है अंडरस्टैंडिंग, उन्हें वो उनके पास वो पावर होना चाहिए कि वो डिसीजन ले पाए, ताकि कंट्री को एक प्रॉपर वे में, जो कंट्री के जो सिविलियंस है उनकी जो डेली लाइफ है उसको एक स्मूथ वे में रन किया जा सके, ताकि कंट्री को अच्छे से गवर्न किया जा सके और कंट्री जो है इकोनॉमिकली जो है वो डेवलप करे। तो ब्रिटेन, तो इसके लिए सबसे जरूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मध्य प्रदेश का हम लेटेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारे एमपी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए थे रिसेंटली 1.5 ईयर बिफोर, और फिर जो है पार्टी जो है जो रूलिंग पार्टी बनी कांग्रेस, वो हट गई 15 महीने के, सॉरी मैंने लगभग 1 साल के बाद। उसके बाद जो है एक और पार्टी आ गई, दूसरी पार्टी ने उसको ओवरटेक कर लिया, या मतलब जो भी इंसिडेंट रहा, उसके बाद वो जो पार्टी है उसने जो है 5 मंथ्स हमको रूल किया और अगेन हम जो है इलेक्शन में जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब जो भी रूलर, जो भी सब सिविलियंस है, वो हमारे जो एमपी के जो रूलर्स है, चीफ मिनिस्टर वगैरह, उनसे जब भी बोलते हैं तो वो बोलते हैं, हम मीडिया में सुन रहे हैं कि अभी तो हम आए हैं, हमने तो इतनी दिन रूल किया, इनसे पूछे 15 ईयर्स हुए। तो यानी अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी तो जो लीडर्स होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, उन्हें एक प्रॉपर विजन नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है रूल करने के लिए। तो ब्रिटेन को इस बात का बेनिफिट मिला, 17th सेंचुरी में ब्रिटेन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी। तो ये एक मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो है उसको बढ़ावा मिला। नाउ विद इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड यूनिफाइड अंडर अ मोनार्की। अब ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन ब्रिटेन में आई, तो इसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये तीनों ही जो है क्या हो गए, एक साथ एक मोनार्की यानी एक राजाशाही के अंदर आ गए, एक रूलिंग बॉडी या रूलिंग अथॉरिटी के अंडर में आ गए, ठीक है। नाउ दिस मीन दैट द किंगडम हैड common laws, a single currency and a market that was not fragmented by local authority line taxes on goods that pass through their area। यानी अब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये तीनों जो किंगडम थे, ये तीनों एक ही जो है एम्पायर या एक ही जो है अथॉरिटी के अंडर में आने की वजह से, एक मोनार्की बन जाने की वजह से इंग्लैंड को ये बेनिफिट हुआ कि जो है ब्रिटेन को ये बेनिफिट हुआ कि अब इन तीनों अलग अलग जो ये किंगडम थे, यहाँ पर जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उनको अलग अलग तरह के टैक्सेस देने थे, बार बार उनके रूट्स इधर से उधर रूट्स क्रॉस करने के, तो उनका जो है ये महंगा पड़ता। तो ये इसको एक फायदा हुआ कि वो जो है वहाँ की जो रूलिंग बॉडी थी या मोनार्की थी, उसने कुछ ऐसे यूनिफाइड रूल्स यानी एकीकृत रूल तीनों किंगडम के लिए, वेल्स के लिए भी, स्कॉटलैंड के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी एक जैसे रूल्स बनाए जिससे ट्रेडर्स को बेनिफिट हुआ व्यापार करने के लिए, और उनमें जो है ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट की फीलिंग जो है वो ग्रो करने लगी या डेवलप होने लगी। ओके, तो हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे मेजर फैक्टर था ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ओके, नाउ
By the end of the 17th century, money was widely used as the medium of exchange. तो इससे पहले क्या होना था, 17th सेंचुरी की एंड से पहले क्या होना था, इससे पहले वहां के लोग जो थे इंग्लैंड के, वो गुड्स एक्सचेंज करते थे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स वहां पर होता था, यानी वस्तु विनिमय। वो लोग जो है एक चीज देकर दूसरी चीज लेते थे। लेकिन टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड 17th सेंचुरी के एंड आते आते यानी 17वीं शताब्दी के आखिरी, 17th सेंचुरी यानी 1601 टू 1700 AD, ठीक है। 17th सेंचुरी की एंड आते आते वहां पर जो है क्या होने लगा, वहां पर जो है करेंसी का यूज होने लगा। करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी खरीदने बेचने के लिए जो है मुद्रा का उपयोग वो लोग करने लगे, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट था कि जो है जो भी कोई चीज होती थी, मतलब पार्टिकुलर कोई गुड, उसकी जो है एक्चुअल वैल्यू को जो है करेंसी में बेटर वे में मेजर किया जा सकता था। और सैलरीज वगैरह ये भी जो है गुड्स की बजाय इंस्टेड ऑफ गुड्स जो है क्या किस में दी जाने लगी, करेंसी में दी जाने लगी। ओके स्टूडेंट, सो जब करेंसी में सैलरीज दी जाने लगी तो जो लेबरर थे उन या अर्नर्स थे, उनके पास चॉइसेस अवेलेबल हो गई कि वो मार्केट में अपने अकॉर्डिंग जाकर जो है चीजों को खरीद बेच सकते हैं। ओके, और जब ये डेवलपमेंट हुआ, इसके बाद एक और मेजर डेवलपमेंट इंग्लैंड में होने लगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म वहां पर हुए। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म जब हुए तो वहां के जो बड़े, जो आप बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, वहां के जो बड़े इकोनॉमिस्ट थे या लैंडलॉर्ड्स थे, बेसिकली लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार थे, उन लोगों ने क्या किया, जहां जहां उनके प्लॉट्स ऑफ लैंड थे या जहां उनके फार्म थे, उसके आसपास के जो है न्यूमरस प्लॉट्स ऑफ लैंड जो है उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए और वहां पर जो है वो एग्रीकल्चर वर्क करने लगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये होगा कि वहां के जो पार्टिकुलर वो लोग जिनके पास वो छोटे छोटे खेत थे, उन लोगों की जमीनें छीन ली गई, तो उन्हें जो है शहरों की तरफ भागना पड़ा। तो अब देखिए इसका क्या कनेक्शन, सर ये तो नेगेटिव हुआ, नहीं, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट वहां पर हुआ। भले इन ये जो किसान जिनकी जमीनें छीन ली गई या बड़े जो लैंडलॉर्ड थे, बिगर लैंडलॉर्ड, इन्होंने उस जमीन को ले लिया, ऑक्यूपाई कर लिया और बड़े बड़े फॉर्म जो है अपने एक्सपैंड कर लिए। इससे जो है एक तो फूड ग्रेन बढ़ गया, यानी खाद्यान्न की जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। दूसरा, ये जो स्मॉल जो फार्मर थे या लैंडलेस लेबर जो थे, जो फार्म लेबर थे, ये जो है कहां मूव कर गए, इंडस्ट्रीज की तरफ मूव कर गए। बेसिकली ये इंडस्ट्रीज बड़े बड़े शहरों में एस्टैब्लिश हुई थी, ब्रिटेन में सबसे पहले। तो क्या बेनिफिट हुआ, देखिए विलेज एरिया में क्या हुआ कि वहां पर जो है फूड ग्रेन का सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, यानी एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो गया एक तरीके से। और दूसरा, इंडस्ट्रीज में क्या हुआ, चीप सप्लाई ऑफ लेबर होने लगा, यानी सस्ते मजदूर जो है फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को मिलने लग गए। तो जो है कम कॉस्ट पर उनकी जो फैक्ट्रीज जो थी, उनकी जो प्रोडक्शन होता था उसकी कॉस्ट जो है कम होने लगी, यानी अल्टीमेटली उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा। और जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म आने की वजह से इन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी वहीं से जो है अवेलेबल होने लगा। लाइक ये जो इंडस्ट्रीज हमने राइट किए, कॉटन एंड टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स,